वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं फ्रंट लाइन के ट्विटर अकाउंट पर। आज बड़ी दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक शहबाज शरीफ साहब की थी, नैब के जो बड़े बड़े केसेस गए अदालत आलिया के पास, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम था, नवाज शरीफ साहब का भी नाम था। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नाम क्लियर कराने की उन्होंने कोशिश की। हो सकता है कामयाब भी हो गए। वो कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है उस बैंक मनी से जो लोग कहते हैं कि कर्जे की मद में उन्होंने लिया और वापस नहीं किया। वो ये कह रहे थे कि 5 अरब 22 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने वापस कर दिया है और बैंक ने उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि वो डिफॉल्टर नहीं है। इस पर भी जरूर बात करेंगे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार साहब की हुई और उन्होंने जो वर्जन सामने पेश किया रेंजर्स को लेकर, वो बड़ा ही तकलीफ दे हो सकता है किसी भी कौम के लिए, क्योंकि रेंजर्स और फौज एक पॉलिटिकल एंटिटी है। उसके मुतालिक अगर एक वजीर दाखिला ये कहें कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिकल सेगमेंट या पार्टीज जो है वो रेंजर्स को मुतनाज़ा बनाती हैं, बयानात के जरिए रेंजर्स को नहीं चाहती कि वो सही तरह काम करे ताकि भत्ता माफिया खत्म हो, ताकि कत्ल और गारत खत्म हो कराची में से, तो इस बात पर उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया। और ऑब्वियसली हमारे लिए भी अफसोस की बात है अगर ऐसा होता है तो। उनका इशारा MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। चौधरी निसार साहब ने क्या कहा वो 1 मिनट सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में जहां हम इस पर तजिया करेंगे आज इस शो में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पाकिस्तान की फोर्स है। ये सिंध में और कराची में ऐन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक तैनात है। ये वहां जो कार्रवाइयां कर रही है वो भी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक है, मगर मखसूस मकासद की खातिर मैंने देखा कि रेंजर्स का सारा काम एक तरफ, इसकी सारी की सारी कारकर्दगी एक तरफ, और उसे खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। यह मुमकिन नहीं है कि वफाकी हुकूमत इसी तरह रेंजर्स को निशाना बनने दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो फेडरल फोर्स है, पाकिस्तान की फोर्स है। अगर हम उसके किरदार की, उसके कारकर्दगी की, उसके इज्जत, उनके अफसरों के और उनके जवानों के इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हम बतौर वफाकी हुकूमत ये मुनासिब नहीं समझते थे कि पाकिस्तान रेंजर्स को इस तरह बेयारो मददगार हम कराची की सड़कों पे उनको उनकी जिम्मेदारियां सौंपें। जी, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि इज्जत नफ्स जो है उस पर हमला किया जा रहा है रेंजर्स की और उनको मुतदा बनाया जा रहा है। मैं आज का पैनल को तारुफ करा दूं। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर डायरेक्टर पॉलिटिकल एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, दुनिया न्यूज़ को उन्होंने ज्वाइन किया। सर, पहली दफा ज्वाइनिंग के बाद मेरे प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। दिली खुशी हुई आपको यहाँ पर आके और यकीन करना आपसे लर्न करने का मौका मिलता है। वार्म वेलकम तो आपको कि जब बरतानिया की इतनी अच्छी फिजा को छोड़ के इधर आ गए आप क्या पाकिस्तान की तल्ख फिजा में वापस गर्म हवा में जगह सर पाकिस्तान है जैसा नहीं जिस तरह स्कॉटलैंड के पीछे खड़ा ये बोल रहा था मेरा तो क्राइम रिपोर्टर हो जाएगा। एंड फाइनली ये क्राइम बड़ा भारी पड़ गया प्रोग्राम में, उसकी तफसील आपको बाद में बताऊंगा जरूर। साथ ही हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब, हमें ज्वाइन किया हुआ है। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सलमान गनी साहब ने। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। इफ्तिखार साहब, कॉन्ट्रोवर्शियल बना रही है पॉलिटिकल पार्टीज रेंजर्स को? देखिए बात सुने, चौधरी निसार ने जो कहा है मैं इसके साथ हूँ। ठीक है, क्या कर रही है रेंजर्स वहां पे? मैं समझता हूँ रेंजर्स वहां पे आखिरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान के उस शहर को तबाही से बचाने के लिए। क्या आप क्या चाहते हैं? आप अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, आप आइन की बारीकियों की बात करना चाहते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि आप बिलावल से क्यों बात करते हो? आप बिलावल से सीएम का क्या काम है मशावरत करना? वो सीएम तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इस ओथ लिया हुआ है कि वो कोई चीज जो उसके इल्म में आएगी किसी ऐसे आदमी से डिस्कस भी नहीं करेगा जिससे उसका तल्लुक नहीं होगा। अगर इतनी आईनी खेल करनी है, अगर इतनी आईनी गुफ्तगू करनी है, तो फिर यह भी गुफ्तगू होगी कि बिलावल कौन है। सही है सीएम साहब, आप उसे किस चीज की मशावरत कर रहे हैं? आप पता नहीं क्या क्या बातें उसको बता रहे हैं, क्या क्या खुफिया चीजें जो चल रही हैं रियासत के मुल्क को चलाने की, आप उसे शेयर कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? जहां तक रेंजर्स का तल्लक है, मैं जमहूरियत पसंद होने के बावजूद कराची के अमन को बहाल करने के लिए, भत्ताखोरी को ख़त्म करने के लिए, चोरी को ख़त्म करने के लिए, रेप को ख़त्म करने के लिए, लूटमार को ख़त्म करने के लिए, उस शहर की रोशनी को वापस लाने के लिए रेंजर्स की हमायत करता हूँ और हर मुहिब्बुल वतन शहरी को करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन हारून रशीद साहब,
आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी उस तरह हमायत नहीं कर रही और एमक्यूएम नहीं कर रही। अल्ताफ हुसैन साहब की बयान आया है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध अगर मां समझते हैं धरती को सिंध की तो बिल पास करें कि रेंजर्स वापस चली जाए। और अभी भी रेंजर्स मुशावरत सिंध की कैबिनेट से मुशावरत कर रहे हैं, वज़ीर आला फैसला नहीं हुआ कि रेंजर्स बिला मशरूत वगैरह यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी। व्हाट्स योर टेक हारून साहब? रेंजर्स यही रहेगी, सवाए इसके कि वो गवर्नर राज चाहते हो या मार्शल लॉ चाहते हो, जो नहीं लगना चाहिए। ना मार्शल लॉ लगना चाहिए, ना गवर्नर राज आना चाहिए। देखिए, इस शहर को बर्बाद किया एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स अमन कमेटी और इनका इसका अस्करी विंग एमक्यूएम का, दूसरों के भी थे लेकिन बड़ा इन्हीं का था। 200 पुलिस अफसर कत्ल किए गए हैं, लोगों को लूटा गया है, अखबार नवीसों को मारा गया है, भत्ता वसूल किया गया है। मेरा ख्याल कम से कम 600-700 अरब तो ये वसूल कर चुके होंगे एमक्यूएम वाले। पीपल्स पार्टी वालों ने जी भर के लूटा है, करप्शन नहीं है, ये लूट मार है। और क्या कर रहे हैं वो रेंजर्स वाले? उनका मैंडेट है, अगर वो फलां जगह नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते, तो बाद मदारस में यकीन के साथ कहता हूं मुल्लबत है, वहां भी नहीं जाएं, 90 भी ना जाएं, और किसी सरकारी पार्टी किसी सियासी पार्टी के दफ्तर में भी ना जाएं। फिर किसी पार्क में इंतजार करें कि वहां कोई मुजरम आएगा, उसको पकड़ा जाएगा। मुजरम जहां भी हो, अगर वो मुजरम हो उसे पकड़ा जाएगा। शहर खतरे में है, मुल्क का सबसे बड़ा, और मुल्क खतरे में है, उसकी वजह से इकोनॉमी खतरे में है। और ये कैसी बचकाना बातें कर रहे हैं, किसको ये बता रहे हैं कि जमहूरियत है? जमहूरियत तो सर आंखों पे, जमहूरियत ही इलाज है मुल्क के मसाइल का। सारी दुनिया में जमहूरियत ही से तरक्की और अमन आया है, और यहां भी इंशाल्लाह असल जमहूरियत से आएगा। ये कोई जमहूरियत नहीं है कि बदरा लूट मार करें, दुबई में अपना कारोबार करें और जरदारी खानदान लूट मार करता रहे। इनके पास इन सब के खिलाफ शवाहिद मौजूद है। इन्हें तो अभी पकड़ा नहीं गया है, इन्हें पकड़ा जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि फौज अभी पूरी तरह यकसू नहीं है। और ये क्या मजाक है जी कि इनको पाबंदियां लगाई जाएंगी? कौन इन पे पाबंदियां लगा सकता है? लोग बाहर निकलेंगे, मीडिया उठ के खड़ा होगा, ये लूट मार अब खत्म होगी, ये नहीं चल सकती है। ये बड़े मुगालते में है, इन पे बड़ा बुरा वक्त आने वाला है। और ये सिंध धरती क्या है? ये यानी तमाम इंसानों के हुकूक बराबर हैं, उर्दू बोलने वालों के भी वही हुकूक हैं, और वो हुकूक मुकद्दस हैं, सिंधियों के भी, बलोचों के भी, पंजाबियों के भी। सिंध धरती क्या चीज है जी? एक पख्तून धरती है, एक सिंध धरती है। ये सारी जमीन अल्लाह की है, अल्लाह के बंदों की है, उनके हुकूक हैं, उनको हुकूक का एहतराम होना चाहिए। लेकिन चोरी और डकैती किसी का हक नहीं है। हारून साहब, लेकिन किसी का हक नहीं है। एमक्यूएम ये समझती है ना कि उनको ज्यादा टारगेट किया गया। कुछ थोड़ी सी तो उसमें आपके ख्याल में सदाकत होगी कि उनके लोगों को ज्यादा राउंड अप किया गया है ना जी? जी भाई, जराइम भी तो ज्यादा है ना। राह से पैसे लेते रहे, अब ये साबित होगा अदालत में, और कहते रहे पाकिस्तान का बनना तारीख इंसानी की सबसे बड़ी गलती है। लोगों को 200 पुलिस वालों को किसने मारा है? अखबार नवीसों को किसने कत्ल किया है? अस्करी विंग है या नहीं? एक और बात जरूरी, जरा से मुझे वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि निगरानी करें सिंध के चीफ जस्टिस, 20-25 फैसले हो चुके हैं, 20-25 मामले हैं, वो लैंड माफिया से मुतल्लक हैं और बत्ताखोरी से मुतल्लक हैं और लियारी से मुतल्लक है, बहुत सी चीजों पे। तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो मैंडेट दिया गया है। मेरा ख्याल है अदालत अगर, जो इस जून में भी एक फैसला आया था, अदालत अगर मॉनिटरिंग करे, जो उसकी जिम्मेदारी है, चौधरी इफ्तिखार ने जो समाज शुरू की थी बदअमनी केस की, तो इससे बड़ा मैंडेट इन्हें मिलेगा और पब्लिक खड़ी होगी। हारून साहब, ये आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, इनको फारग ही करें। बिल्कुल ठीक है। चॉइस शिराज हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो बात करना चाहते हैं। चॉइस साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, कुछ कहना चाहेंगे आप मौजूदा हालात पे? मैं मौजूदा जो आपने टॉपिक शुरू किया है बड़ा अच्छा किया है और बड़ी खुशी की बात है। हारून रशीद साहब जो कह रहे थे वो मेरा है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने हवाला दिया है जी, तो ये बहुत खुशी की बात है। मैंने तो आज स्टेटमेंट दी है कि 150 आदमियों की जो लिस्ट तय की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट कमीशन मुकर्रर करे और समरी ट्रायल हो और तमाम दुनिया को देखने और लाइव टीवी के ऊपर सारे नशर की जाए और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। चौधरी साहब, इसमें आपका भी नाम आया हुआ है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मैंने प्रवेश साहब का नाम आया हुआ है, जी जी, तभी तो मैंने अपने आप को ऑफर किया। अच्छा, सबसे पहले हमारा शुरू करें, वहां से शुरू करके फिर सबको करें। तो वैसे चौधरी साहब, आप जब मौका मेरा बहुत अच्छा मौका सुप्रीम कोर्ट ने तो इतने सबसे बड़े साहब, चले आप आए हुए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। जब आप जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर रहे थे या जब मुशर्रफ साहब का दौर था, वज़ीर आला पंजाब थे परवेज इलाही साहब, आपने कभी मिसयूज किया अथॉरिटी का और एसेट्स आपके बढ़ गए अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए? तो बड़ी अच्छी बात है, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं आपने नहीं मिसयूज किया, आप ये कह रहे हैं इस वक्त हल्फन?
मिसयूज करना, यूज ही नहीं किया, मिसयूज यूज ही नहीं किया, ठीक है बिल्कुल। चौधरी साहब यूज तो कर लेना चाहिए था, लेकिन चलें ये बड़ी अच्छी बात है, आप मीडिया के साथ इफ्तिखार साहब बात करेंगे। यूज नहीं किया, जायज यूज नहीं किया, ज़रा यूज नहीं किया, ठीक है। चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ यूज कर लेना चाहिए ਸੀ। इफ्तिखार साहब जी आपसे कह रहे हैं, बस ठीक है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सलीम बुखारी साहब इस पे तो आएंगे, चौधरी शिवराज साहब चले गए उधर, उस टॉपिक पे जरूर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन सर रेंजर्स का मामला भी लटका हुआ है। जो जराये की इतलात आ रही है, अभी भी वजीर आला पंजाब जो है वो अनकंडीशनली देने को तैयार नहीं हो रहे रिक्विजिशन। वो कह रहे हैं कि रेंजर्स कमिट करे कि वो वज़ीर-ए-आला सिंध वज़ीर सिंध अनकंडीशनल देने को तैयार नहीं हो रहे। रिक्विजिशन जब मिल जाएगी, जब रेंजर्स कमिट करे कि वो महकमाना इंटरफेरेंस नहीं करेगी मामला में। व्हाट्स योर टेक सलीम साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि इफ्तिखार ने और हारून ने मेरे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं है। जो मुनासिब कहा जाना चाहिए था वो तो कहा जा चुका है। मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा कर देता हूँ, वो ये कि ये जो हमारे यहाँ एक दौर चल रहा था कि खुद ही मुनसिफ, खुद ही वकील, खुद ही जज, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। इसी सिलसिले की वजह से करप्शन इस लेवल तक पहुँची है। और जो कुछ सिंध के हवाले से कहा गया है उसमें मुझे सिर्फ ये इजाफा करना है कि अगर हम चाहते हैं कि कराची कभी दोबारा कराची बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक हब जो है ये इसके साथ जुड़ी रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि वहाँ के लोग कभी सुख अमन का सांस ले सकें, तो एक्शन हैज़ टू बी टेकन अगेंस्ट दोज जिन्होंने जुर्म किए हुए। मुझे आप एक सवाल का जवाब किसी से ले दीजिए कि कराची में भत्ता, ये टारगेट किलिंग, ये टॉर्चर, ये अगवा बराए तावान, इसका मूजिद कौन है? हम लोग सारे, इफ्तिखार को भी पता है, हारून को भी पता है, सलमान को भी पता है, आपको भी पता है, आपस में कंसेंसस कर लेते हैं कि ये बीमारी, ये कैंसर हमारे कराची में शुरू किसने किया और कौन उसका जिम्मेदार है। आपकी राय क्या है? मैं बाकियों से पूछता हूँ, आपके ख्याल में भत्ता किसने शुरू किया कराची में? भाई साहब ये 19 नहीं शुरू पहले मैं कर देता हूँ जी, 90s से शुरू हुआ, और बल्कि 90 से भी थोड़ा सा पहले से शुरू हो गया था, लेकिन 90 से लाइमलाइट में आया और 92 में फौजी ऑपरेशन करना पड़ा। ये सारी लानत जो है कराची में, इसका सबसे बड़ा सेहरा एमक्यूएम के सर है। एमक्यूएम, अच्छा। उसके बाद इसके अंदर देख देख के लोग शामिल होते गए। उसके बाद सबसे पहले अमन कमेटी आई इसमें, फिर इसमें एनपी आई, फिर उलमा हजरात ने समझा हम पीछे क्यों रह जाए, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से ये जो नदी बह रही है इसमें से अपने हाथ रंगने चाहिए, फिर वो कुछ वो भी शामिल हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये जो कह रहे हैं रेफरेंडम करा लें, मुझे आप ये बताइए, पहली बात तो ये कि हु इज ही टू से कि स्टेट अथॉरिटी क्या फील कर रही है, क्या महसूस कर रही है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, इसका फैसला उन्हें उनसे कैसे पूछ के किया जाए। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स रेफरेंडम का मुतालबा कर रहा है जो 2 महीने पहले तक फौज के हवाले करने की बात कर रहा था, कराची को रेंजर्स को डिप्लॉय करने के मुतालबे कर रहा था। अब हाथ अपनी गर्दन को पड़ा है तो चीखें निकल रही हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं, अभी कुछ और चीखें भी निकलेंगी। लेकिन खुदा के लिए पीस मील में 2 साल बाद 10 साल बाद ये ऑपरेशन करने की बजाय एक दफा दूध का दूध और पानी पानी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। सलमान गनी साहब, एक तो आप बता दीजिए, वो कह रहे सबसे पूछ ले, कराची में भत्ता आपके ख्याल में और ये जो दहशत है ये कहां से शुरू हुई, इस पर आपका क्या टेक है? और ये जो आज चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप समझते हैं वफाकी हुकूमत तो खड़ी हुई है फौज के साथ, पीपल्स पार्टी कुछ डाइवर्जन पे जा रही है? देखें कामरान साहब, सलीम बुखारी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात कर दी है। जब से एमक्यूएम बनी है उस वक्त से कराची के अंदर भत्ताखोरी का रुझान आम हुआ है, कत्लो गारत बढ़ी है, अगवा बराए तावान शुरू हुआ है। और इस हवाले से कोई शक नहीं, आपके हसास अदारों के पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई एक एमक्यूएम नहीं है, इसमें 5 पार्टीज थी और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का कराची के हवाले से जो उनका फैसला है उसमें उन 5 जमातों का जिक्र है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए, ठीक 2 घंटे के बाद जो कुछ चौधरी निसार इस्लामाबाद में बैठ के कह रहे हैं, 2-3 घंटे के बाद वही बात रेंजर्स के हवाले से कायम अली शाह कहेंगे। और क्यों कहेंगे? देखिए, मसला क्या है? मसला इस वक्त सिर्फ ये है कि रेंजर्स पे उन्हें एतराज़ किया है कि वो कहते हैं कि जी दहशत गर्दों के खिलाफ भी लड़ें, कत्लो गारत करने वालों के खिलाफ भी लड़ें और शहीद होते जाएं। अगर वज़ीर सिंध ने कंडीशनल रिक्विजिशन भेजी कि जी वो महकमों के अंदर, कराची को तरक्याती बिल्डिंग के अंदर, दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर करप्शन के मामलात को रेंजर्स टच नहीं करेगी। कामरान साहब, असल मसला ये है, ये इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि वो ये कह रहे हैं कि कातलों के खिलाफ लड़ें, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ें, अमनो अमान पे असरअंदाज होने वाले, लेकिन काले धंध पे
इन पे हाथ ना डाला जाए, लैंड माफिया की गिरफ्त तंग ना की जाए, कानून पे असरअंदाज होने वालों को जो माली मुआवनत दी जाती है उन पे हाथ नहीं पड़ना बिल्कुल ठीक है चाहिए। जी। और बात यह कि जिन लोगों को अभी तक तो सियासतदानों को कुछ नहीं कहा रेंजर्स ने, अभी तो जो आपके सरकारी इदारों के अंदर मगरमच्छ बैठे हैं उन पे हाथ पड़ा है तो चीखें इन्होंने मारनी शुरू कर दी। लेकिन वो मगरमच्छ तो भाई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं हमारे, पीपल्स पार्टी देखिए, चीखें निकलनी शुरू हो गई ना, चीखें इफ्तिखार निकलनी शुरू हो साहब अगर ये कंडीशन लगा के भेज दी तो फिर ये तो अजीब मजाक है इस बात को। Absolutely wrong। करप्शन वालों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत हो गया। क्यों नाकाम हुए हम हमारी रियासत? 4 मार्शल आए करप्शन के खिलाफ, कुछ नहीं किया। ठीक है, नतीजा हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा साबित हुआ। लूट मार की हद है कि अब तो खरबों रुपए की कहानी उस तरह जिस घरों से मिल तरह रहे हैं। इंडिया का एक ड्रामा होता है कि जिसमें खरबों रुपए की कहानी होती रहती है। भाई यहाँ पे तो लाख रुपया रिश्वत लेनी बड़ी बात थी, अब तो खरबों की, अब तो रिश्वतें नहीं ली जा रही, अब तो रियासत की जमीनों को बाप की जमीनें समझ के दिया जा रहा है, बैंक्स को दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर तुमने बैंक चलाने हैं तो इतने पैसे हमें दो, अगर जहाज चलाना है तो इतने पैसे हमको दो। यार ये मजाक है, इनके बाप की रियासत है। ये कौन है लोग? ये भी लुटेरे हैं। और अगर भत्ता लेने वाला एमकेएम का कारकुन भत्ता ले रहा है तो ये भी भत्ता ले रहे हैं। नहीं ये सिमरात पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। ना बिल्कुल। देखो, हर वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पे पैसा इकट्ठा करता है वो भत्ता ले रहा है, हाँ वो सियासी वर्कर है, हाँ वो सियासी लीडर है। और ये लीडर हैं, ये जो पैसा ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं? और इनके जो करिंदे बैठे हैं महकमों में जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो भी उसी भत्ताखोरी का हिस्सा है। तो मेरे लिए भत्ताखोर वो भी है, कारकुन है जो गले में से भत्ता लेता है, मेरे लिए सेक्रेटरी भी भत्ताखोर है जो इनके कहने पर पैसे लेके इनके घरों में पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। सो दोनों लेकिन भत्ताखोर इस पे अपना हैं, टेक दे दोनों दीजिए। से बुरा सलूक करना ठीक है। चाहिए। पाकिस्तान की रियासत कमजोर हो रही है, नहीं हो रही है, ये लड़खड़ा रही है इन भत्ताखोरों की वजह से। खा भत्ताखोर बैठा हो किसी बड़े मुकाम पे, खा भत्ताखोर सर इस वक्त तो इफ्तिखार साहब रजिस्टर सारी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो ये लोग ये सारे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी जी भर के लूटा है। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल। अब यार मुझे तो शर्मिंदगी होती है। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी, मैं उस पार्टी का मेंबर हूं जो जिसका जुल्फकार अली भुट्टो लीडर ठीक है। है। उसके जुल्फकार अली भुट्टो की पूरी कैबिनेट में से एक आदमी करप्ट साबित कर दो, उसकी तमाम प्रोफेशनल कैबिनेट में से एक आदमी करप्ट साबित कर दो, माली तौर पर मैं बात कर रहा हूं। और ये क्या मजाक हो रहा है? भत्ताखोरी की क्या डेफिनेशन है? आज मैं भत्ताखोरी की नई डेफिनेशन देता हूं। भत्ताखोरी वो तरीका है जिससे आप दबाव के तहत किसी से पैसा लेते हैं, खा गली में लेते हैं, खा मोहल्ले में लेते हैं, खा किसी दफ्तर में लेते हैं, खा किसी मसला प्रोजेक्ट में सिर्फ लेते ये हैं। है कि हाथ पड़ गया है और चीखों पुकार शुरू हो गई है, हाथ पड़ गया है। हारून रशीद साहब अगर इसको प्रोग्रेस किया जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी अहम पार्टी अंडर डिस्कशन है, ऐवानों में भी चौधरी निसार साहब भी यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ही मुखालफत बहुत ज्यादा कर रही है रेंजर्स को भी लेकर। इफ्तिखार साहब ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया कि भुट्टो साहब के दौर की ये पार्टी नहीं रही। आपको लगता है क्योंकि ये भुट्टो साहब के नजरिए भी अमल नहीं कर रही इसलिए इतनी करप्ट हो गई है कि जरदारी साहब जो है उसको उस तरह नहीं चला सके, या बेनजीर साहिबा, या जरदारी साहब की बात करेंगे पर्टिकुलरली, बल्कि पिछले 5 साल में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया करप्शन को लेकर जो इल्जामात उन पे लगते हैं। अदरवाइज ये भुट्टो नजरिए पे चलती तो फिर कुछ ऐसा तबाही ना आती जैसा हम देखने में आ रही है। हारून साहब यार भुट्टो का क्या नजरिया है? ये तो हमेशा का नजरिया है। दयानत तो एक बुनियादी चीज है, ये तो कायदे आजम का भी है। और पिछले जमाने तक चले जाएं, हर जो वैसे माशरे में हर शरीफ आदमी इसके सिवा क्या कहेगा? ये एक अमानत है भुट्टो साहब के पास, ये एक अमानत थी मुल्क, बाद के हुक्मरानों के पास भी, पहले के हुक्मरानों के पास भी। ये देखिए बेनजीर ने बहुत लूट मार की है, अब वो शहीद साथ लगा देते हैं और कहते हैं कि जी बस उसकी तो बात ही ना करें आप। सर ये तो और मुखालफिन कहते थे नवाज बेनजीर शरीफ साहब के। ने, जी। नवाज शरीफ साहब ने भी किया है डट के, और तरह से किया। भत्ता नहीं लेते वो, ताजरों से बराह रास्त पैसे नहीं लेते, इसलिए लोग कहते हैं कि चलो उनके मुकाबले में तो बेहतर ही है। जरदारी साहब ने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। 30-40 हजार एकड़ तो वो जमीन ले चुके हैं और शहर में हर एक से वो हिस्सा लेते हैं। और इन सबको, यूसुफ रजा को, परवेज अशरफ को, इन सबको जेलों में होना चाहिए। और ये सब बेनजीर के साथी हैं और उस दौर में भी टॉलरेट किया गया। भुट्टो साहब के जमाने में इस तरह की चीजें वाकई नहीं थी। तो इसका मतलब भुट्टो साहब के अलावा पूरी लीडरशिप भी करप्ट रही है पीपल्स तो पार्टी की, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल पूरी लीडरशिप तो करप्ट नहीं थी, बाद लोग नहीं थे करप्ट, मतलब अगर लेकिन बेनजीर जो साहब करप्ट लोगों के करप्ट साथ हैं, खड़ा आपने पीछे रह के हो उनके उसके जी। तो बिल्कुल 100% करप्ट थी। सारे माल किसका था? वो नहीं, रजा हार रबानी किसका जैसे लोग था? भी थे यार। आप नहीं बेनजीर को आप करप्ट अच्छा, समझते हाँ हैं? ठीक है, नहीं, रजा रबानी जैसे नहीं लोगों ठीक को क्रेडिट हमें है, देना बाद लोग चाहिए। नहीं। अच्छा, दूसरी रह गया भत्ता।
तो भाई आप कहते हैं 5 पार्टियां थी, भाई 70-80% बता तो एमक्यूएम वाले ही लेते थे ना। इंडिया के साथ राब्ता भी स्टेब्लिश हो गया राह के साथ। अब ये मजाक खत्म होना चाहिए कि वो आप उन लोगों को बुलाते हैं और वो हमें उनकी तकरीरें सुननी पड़ती हैं एमक्यूएम वालों की और पीपल्स पार्टी के करप्ट लोगों की। जो कोई शरीफ आदमी अपने आप को अलग करे ना जी, हैं शरीफ लोग हैं उसमें, और उसका आम वर्कर जो वोटर है वो तो ठीक है, वो तो वैसे ही पाकिस्तानी है जैसा दूसरा है। तो ये आप मजाक खत्म होना चाहिए। और इनकी क्या जरूरत है जी कि ये रेंजर से कहें कि हम महदूद करते हैं इख्तियारात। सर सूबाई हुकूमत है, जरूरत है, सूबाई हुकूमत है सर, सूबाई हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अच्छा सूबाई हुकूमत को पता चल जाएगा। अच्छा शाह साहब ना दें जी एक्सटेंशन, वो जरदारी साहब भी रोक लें, वो भी रोक लें, ये टटीरी जो है ये आसमान को रोक ले। ये हालात समझ ही नहीं रहे क्या है। ओ भाई कौम इनसे तंग आई हुई है, इन सबको उठा के फेंकेगी। अच्छा चलो जी, बात ही खत्म होगी। सलीम बुखारी साहब, ये पीपल्स पार्टी की तो फिर जवाल की दास्तान अब लंबी हो जाएगी। फिर अगर बेनजीर भुट्टो साहब भी करप्ट थी, हारून साहब इस तरह फरमा रहे हैं, और उनकी मेन लीडरशिप करप्ट है, तो फिर तो बिल्कुल ही फारिग है पार्टी। कामरान गुजारिश ये है जी जी, एक तो इस मुल्क में शहादत के सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस बंद होना चाहिए। बिल्कुल, कोई शहीद नहीं था, सब लोगों ने अपने इक़्तिदार की लड़ाई लड़ी है। जिनको मशवरा भी दिया गया था कि भाई इस तरफ को मत आना, वो इसलिए आए थे कि आगे प्राइम मिनिस्टर बनना था तीसरी दफा। तो एक तो ये शहादत के सर्टिफिकेट फिलफोर बंद हो जाने चाहिए, ये इतने सस्ते मिलते हैं, इससे सस्ती कोई चीज नहीं है। शहादत को सस्ता कर दिया जी मुबैना तौर भाई पे। साहब अब तो सिखों में भी हाँ, शहीद होते हैं। शहादत के सर्टिफिकेट तो देने होने चाहिए बंद। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो हारून रशीद साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। आप जरा सा ये गौर करें कि ये अचानक फुर्तियां लगी कैसे हैं, कैसे ये अचानक रेड होने क्यों लग गए हैं, ये अचानक अदालतों के अंदर 150 मेगा स्कैंडल कैसे पहुंच गए हैं। खुदा के लिए किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है, सियासतदान कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। कायम अली से बड़ा अहमक आदमी कोई नहीं है, जरदारी साहब से बड़ा उल्लू कोई नहीं है कि वो बैठ के इस वक्त मशवरे दे रहे। भाई कौन सुन रहा है उनके मशवरे यार, ना उनकी मुशावरत की जरूरत है ना उनके मशवरे अब चलेंगे, ये कोई और कर रहा है। वो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, उसी तरह से हमारे यहाँ जो सियासी निजाम है उसके भी पीछे कोई एक फोर्स है, और उस फोर्स ने ना इनकी चीखें सुननी है। बिल्कुल ठीक है जी, उस फोर्स ने ना इनके यानी तरले कि सुनने हैं। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उसका बुरा दिन स्टार्ट हो गया। पीपल्स पार्टी में आप लोग कमेंट करना, वरना ब्रेक ले रहा हूं मैं। देखिए मैं तो पीपल्स पार्टी या बेनजीर साहबा के ऊपर, मैं तो बेनजीर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखो कितनी बदनसीब वो औरत है, जिस सरे महल के बारे में उस पर इल्जाम लगता है, उस सरे महल में वो एक रात भी नहीं रह सकी। इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या। इफ्तिखार की बात तो मैं पूरा कर दूं अगर आप इजाजत दें। जरूर। देखें गुजारिश ये है कि सरे महल को पहले डिसोन किसने किया, आसिफ अली जरदारी ने। जब बरतानिया की हुकूमत ने कहा हम इसको ओन कर लिया, बेच जा भी रहे दिया हैं, जी। उसने कहा ये तो मेरा, मैंने पैसे दे और जरदारी ने कहा ना, तो ये तो बेनजीर सब ने कुछ नहीं कहा, इट वाज जरदारी, इट वाज आसिफ जरदारी। आई एग्री विद यू। मेरा ख्याल ये जो लीडरशिप है वो करप्ट लेकिन होती है। हारून सारी साहब का ये पार्टियों को आर्गुमेंट है करप्ट कि नहीं कहना बेनजीर चाहिए। भुट्टो साहिबा से लेकर आगे तक सारी करप्ट थे। मेरा ख्याल सारे लोगों को करप्ट नहीं कहना चाहिए। इफ्तिखार साहब एक मिनट जी, एक मिनट जनाब, एक मिनट। और ये जरदारी साहब हैं कौन? ये बेनजीर के शौहर नामदार हैं। इन्होंने उसको करप्शन के रास्ते पे लगाया। उससे पहले उन्होंने मदद मांगी थी, बेनजीर ने माली मदद ली थी बाद अरब हुकूमतों से। उस तरह की करप्शन नहीं होती थी, क्योंकि ये सही है कि भुट्टो का ये तरीका नहीं था। तो ये जो उनके शौहर नामदार बनने की वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया ना, ठीक है, और फिर अगली नस्ल को मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक है जी, आई एग्री। राइट। ये हम पे उन्होंने ही मुसल्लत किया ना इसको। बहरहाल जो भी हो, इससे बहस नहीं है। जुर्म और सियासत को अलग होना चाहिए, ये उसूल है। कमेंट मैं करना चाह रहा हूं। देखिए बात ये कि हुकूमतों और पार्टियों के अंदर डोमिनेट वो लोग कर रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं। हम सारी पार्टीज को करप्ट करार नहीं दे सकते। और पीपल्स पार्टी में ऊपर लीडरशिप है, रजा रुबानी जैसा शख्स भी तो उसी पार्टी का हिस्सा है। लेकिन और आटे में लोग भी नमक के मौजूद बराबर हैं। लोग हैं। पूरी पार्टी का मामला तो डिफरेंट है। मेरे सामने से 50 केसेस ओ मगर रजा रब्बानी जराइम पेशा लोगों के साथ ही है ना यार। हाई प्रोफाइल। यार बाज औकात है यरगमाल भी बन जाता है ना। अब तू शरीफ आदमी है, तू भी कहीं हाँ, ऐसे तो लोगों जान के साथ छुड़ाए ना यार। नहीं है तो उसको तू यरगमाल और जान छुड़ाए ना यार, जान छुड़ाए। कहीं कुरान में लिखा है जान छुड़ाएंगे तो चेयरमैन सेनेटशिप चली जाएगी। भाई। जान छुड़ाओगे अगर इन लोगों से। देखो जो लिस्ट आ गई है ना सामने, कसमिया तौर पे हम 5 साफी जो अपने आप को बहुत पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, अगर हम 50 सहाफी कसमिया और हल्फिया के कि जो लिस्ट जारी है सुप्रीम कोर्ट में, इन सब को सजा होनी चाहिए, तो मैं फिर समझूंगा कि वो बेहतरी का रास्ता। बिल्कुल सबको होनी चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। बिल्कुल होनी सही चाहिए। बात है सर। ये लिस्ट बताऊंगा इसमें आपको। क्या इख्तलाफ है? बिल्कुल हारून सही है। साहब लिस्ट बताऊंगा व्यूअर्स आपको ब्रेक के बाद।
जिन बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में या जो पैसे बनाए गए, बड़े लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन 4-5 बड़े बड़े नाम है। एक्स प्राइम मिनिस्टर शुजात साहब का भी था, वो तो खुद ही आ गए। नवाज शरीफ साहब का नाम भी है, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी है, फिरदौस आशिक अहमान साहब का नाम, बड़े लोगों के नाम है। उन पर चार्जेस क्या ये भी आपको बताएंगे। और आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बात करेंगे। कल इल्ताफ हुसैन साहब की कॉल में जो आई थी, खासे नाराज थे। हारून साहब आपसे भी खासे नाराज थे। वो जो प्रोग्राम कल हुआ आउटडोर स्कॉटलैंड यार्ड के बाहर, उनकी नाराजगी सराखों पर, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की, वो तो मैं लोगों से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन वो खासे नाराज थे। उनमें एक बात उनकी सही थी इल्ताफ साहब की, जो आज चौधरी निसार साहब ने भी इंडोर्स कर दी कि मीडिया जो है वो खबरें भी निकाल रहा है जिनके इमरान फारूक मर्डर को लेकर जिनकी हकीकत ही कोई नहीं है। और यह चौधरी निसार साहब ने भी इंडोर्स किया है इल्ताफ हुसैन साहब के ओपिनियन को। जी सर, बिल्कुल ऐसी चीजें आ रही हैं बिल्कुल लेना तो चाहिए। उन टीवी इस के पे ही बात खिलाफ, करेंगे इफ्तिखार साहब, उन ब्रेक टीवी के के बाद। खिलाफ, उन अखबारों के खिलाफ एक्शन लिया ब्रेक जाए। के बाद इसमें बात करेंगे जरूर जी। व्यूअर्स, इमरान फारूक मर्डर के हवाले से बात करेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर। जो फ्रॉड के या गबन के केसेस हैं मुबैना जो नैब ने पेश किए कोर्ट के आगे, जरदारी साहब का है कि एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, नवाज शरीफ साहब का है एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस जमाने के हिसाब से दिया गया, इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन FIA एंड मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के ऊपर है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रायवन टू शरीफ फैमिली हाउस एंड 10 मिस अप्रोप्रिएटेड रुपीज 1 to 5.664 मिलियन। इस पे आएंगे, लेकिन हारून रशीद साहब, मैं ब्रेक में जा रहा था, आपकी बात बीच में रहेगी। मैं कह रहा था कि इल्ताफ हुसैन साहब कल के प्रोग्राम पे जरा खफा थे, उनका मतलब प्रोटेस्ट था कि जी आपने ये बायस प्रोग्राम किया। कुछ कहना चाहते हैं? आप भी थे उस प्रोग्राम के अंदर। देखिए हुजूर, गुजारिश ये है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब मुझसे नाराज ना हो और नवाज शरीफ साहब नाराज ना हो और आसिफ अली जरदारी नाराज ना हो और ANP वाले नाराज ना हो और फजलुर रहमान ना हो, तो मैं झक मार रहा हूं। फिर तो मैं किस लिए अखबार नवीसी कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक। बात यह है कि यही तो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है। और मेरी ये आरजू है, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी उम्र 60 साल हो गई उसकी जिंदगी पूरी हुई, ये बोनस की जिंदगी है। मेरी ये आरजू है कि जराइम पेशा लोगों के खिलाफ लड़ते हुए, कलम से और जुबान से जहाद करते हुए, बड़ा जहाद तो हमने क्या करना था, इस राह में जो ये मुल्क जो अल्लाह के नाम पे बना है और जिस सारी कौम पे जुल्म हुआ, इससे लड़ते लड़ते जिंदगी अगर चली जाए तो इससे अच्छी क्या बात है? हारून साहब, एक बात तो इल्ताफ भाई की सही, अगर मुझसे नाराज ना सर, एक बात इल्ताफ भाई की सही साबित और ये भी जी सुन तो ले सर प्लीज। वो इल्ताफ भाई ने ये कहा कि जी आप लोग बगैर हकायक की खबरें ब्रेक कर रहे हैं, और आज चौधरी निसार साहब ने भी यही कहा कि बगैर हकायक के इमरान फारूक केस की बहुत सी खबरें इस हद तक रिपोर्ट हुई है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेस्ट किया है। मीडिया में गैर जिम्मेदाराना खबरें तो होती हैं, बगैर मोहतात तो है। तबील पाबंदियों के बाद जो आज़ादी आती है उसमें गैर जिम्मेदारी तो होती है, उसको हम कंडेम करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हम नहीं दे रहे खबरें, हम तो जो खबरें आती हैं उसमें तबसरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही बात करें। हमने बहुत सी चीजें ऐसी थी जिन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन भाईजान मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, अगर यही मुझसे नाराज ना हो तो मैं झक मार रहा हूं फिर पेश। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। और अभी भी एक SMS आया है इफ्तिखार साहब, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो जरदारी साहब का रोना रो रहे हैं करप्शन का, जरदारी साहब तो कियानी साहब की वजह से 5 साल गुजार गए, तो कियानी साहब को क्रेडिट दें इसका। जरदारी साहब ने 5 साल गुजार, जहां तक कियानी साहब का तल्लुक है, जिस तरह मेरे भाई हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं, इसका जवाब तो हारून रशीद देंगे। पाकिस्तान में कियानी साहब के बारे में मैं देता हूं जी जवाब। एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं भाई। अच्छा ठीक है। जितना कियानी साहब को एक अच्छे आदमी के तौर पे, एक ऑनेस्ट आदमी के तौर पे, एक कमिटेड आदमी के तौर पे, एक इंसाफ पसंद आदमी के तौर पे हारून ने पेश किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी वर्किंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ऐसा लिखा गया। तो हारून बेहतर जानता है, तो इस सवाल का जवाब मेरे मुकाबले में हारून बेहतर। हारून रशीद साहब देखिए जी, बिल्कुल वाज़ेह इसका जवाब है। उनके भाई हैं जिन पे बाद इल्जामात हैं। इस हुकूमत को चाहिए और मीडिया को मुतालबा करना चाहिए और हम सबको इसरार करना चाहिए उन पे केस चले। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे 100% यकीन है कि कियानी साहब इसमें से क्लीन निकलेंगे। मेरी उनसे कई बार बात हुई, उन्होंने कहा मैंने इनके लिए कभी किसी को टेलीफोन नहीं किया, इनको इनकरेज नहीं किया, इनको बाय अपॉइंटमेंट मिलता रहा, इनसे कभी 1 रुपया नहीं लिया।
मैंने कभी इनकी सिफारिश नहीं ठीक की। है जी। मुकदमा चलाएं, अगर वो कसूरवार हैं उनको सजा दें, बल्कि जरूर दें, Right. लाजमन मेरा ख्याल है दें। इसमें क्यानी साहब जिम्मेदार हैं। अब मुझे जरा बोल लेने दे भाई कामरान खान। बिल्कुल जी, आप बोले, लेकिन सलीम साहब बात ये हुई कि मैंने इस पिछले 5 साल में, अरुण रशीद साहब, आप क्यानी साहब आपको सही बता रहे होंगे शायद, लेकिन डीएचए वगैरह में जब भी आप उनके ऑफिशियल से मिलते हैं तो वो बता देते जी कामरान क्यानी साहब जो है वो जिस बलबोते के ऊपर करते थे वो आर्मी चीफ का बलबोता था। ठीक है, क्यानी साहब को नहीं पता ये होगा। गलत बात जी है। बुखारी साहब ये गलत बात है। बात ये है कि उन्हें पकड़ना चाहिए जाना पड़ेगा आपको। और एक क्यानी बात साहब कसूरवार हैं तो उन पर भी केस चलाएं। जी थोड़ा बुखारी सा साहब पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा भाई साहब। जी। ये जो 5 साल इन्होंने इतनी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ गुजारे हैं, उसकी वजह यह है कि क्यानी साहब की वजह से ही आसिफ जरदारी साहब को इख्तियार नसीब हुआ था इक़्तिदार में। वो आने का तस्वुर नहीं कर सकते थे अगर एनआरओ ना हुआ होता जी। और एनआरओ उस वक्त हुआ था जब क्यानी साहब DGISI थे और मुशर्रफ को साथ लेके गए थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके दौर के अंदर ही उनके भाई की करप्शन के किस्से पूरी दुनिया की ज़बानें ज़द-ए-आम थे। 1 अरब रुपए डेली का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था नेटो की सप्लाईज को अफगानिस्तान पहुंचाने का। ये किसने दिया, कैसे मिला कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी कहानियां सामने नहीं आएंगी। था बुखारी साहब, इसमें इससे बुखारी भी थोड़ा सा साहब नहीं था। जी बिल्कुल ये गलत बात है, नहीं आप था। क्या कह रहे हैं सलमान? अलबत्ता जो कुछ था उसमें कामरान साहब, ये मुकदमा मामला चले। सिर्फ जनरल क्यानी साहब तक नहीं, उससे भी बुखारी साहब थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि जनरल मुशर्रफ साहब जब बस इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार के दौर को बुनियाद बनाते हुए टेक ओवर किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे करप्ट थे बुखारी साहब चुन चुन के उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। ये मसला बड़ा पुराना है कि बात वो चल तो रही है। नवाज शरीफ साहब कैबिनेट में भी मैं अब लोग इसलिए कह रहा हूं, हैं। देखें जब सर आप वही लोग नवाज शरीफ साहब ये जो कैबिनेट में आप लेके बैठे हुए हैं 150 आदमी, ये सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है, इस मुल्क में जर्नैल भी बड़े करप्ट हैं। सर, लेकिन इस वो मुल्क जर्नैल में की कैबिनेट वाले सारे कामरान नवाज शरीफ साहब, साहब कामरान से साहब, बैठे इस हुए मुल्क के अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी करप्ट हैं, इस मुल्क के अंदर जर्नलिस्ट भी करप्ट है। बात यह कि बिल्कुल है। मैं चाहता हूं कि इन्होंने अच्छी बात थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बात की थी एहतसाब कमीशन बनाने की। इन सियासतदानों से यह पूछा जाए कि आप कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तमाम शराइत पे हमने अमल दरामद कर दिया, एहतसाब कमीशन क्यों नहीं इफ्तिखार बना? साहब बिल्कुल आई एग्री विद सलमान कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे। मेरे ख्याल है एक केस में आप बता रहे थे कि बियॉन्ड क्या होता है, लफ्ज क्या आसिफ जरदारी साहब का। बियॉन्ड था, मतलब कि बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम एसेट्स सिंपल। बियॉन्ड। आज सुन लो सारे, लिविंग बियॉन्ड मीन्स लिविंग बियॉन्ड मीन्स का जो कानून है इसका इतलाक सारे पाकिस्तान पे होना चाहिए। ख्वाह वो क्यानी साहब का भाई हो, हाँ वो क्यानी का भाई हो, हाँ नवाज शरीफ साहब हो, परवेज आसिफ इलाही साहब जरदारी हो, हो, मैं हूं यार। बिल्कुल हर साल जब मैं अपना इनकम टैक्स जमा कराता हूं उसके साथ में वेल्थ टैक्स भी देता हूं। लेकिन सर मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया ना कि उन्होंने बैंकों के पैसे वापस कर दिए। भाई बैंकों के पैसे वापस बाद में 5,22 आएंगे। एक मिनट ठहरो यार, ये एक नई कहानी है। पहले मैं लूटमार करूं, पैसे बनाऊं, फिर उससे मैं प्रॉपर्टी बनाऊं और फिर मैं प्ली बार्गेन में पैसे वापस कर दूं और खुद अमीर बन जाऊं। यानी अजीब मुल्क है ये। देखो ये अजीब मुल्क है। इफ्तिखार साहब, दिलचस्प बात नहीं है कि ये कंसेंसस से चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो बना हुआ है, मतलब तो नैब है। नहीं मतलब ये अजीब नहीं पहले इस पे रुको। इसी में हूं मैं, इसी बात पे सुनो, इसी में हूं। पहले मैं हराम का पैसा लूं, मैं तो एग्री करता हूं आपसे, लूटमार ये तो करूं, common sense है, बिल्कुल सही लूटमार कह रहे हैं। करूं, गाड़ियां बनाऊं, औरतों के साथ डांस उसके करूं, बाद पैसे उनके वापस साथ वक्त करूं, अय्याशियां करूं और फिर मैं कहूं कि जनाब अब मैं शरीफ होने वाला रशीद साहब। हूं। नहीं अब मैं शरीफ होने वाला हूं, ये पैसे ले लीजिए और इस हराम के माल से मैंने जो बनाया वो मेरा। उसको लीगल है। यार ये क्या बात है? अरुण रशीद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हमने बैंकों से 1 रुपया भी माफ नहीं कराया, बल्कि 5 अरब 22 करोड़ 80 लाख रुपए वापस किया है। सर व्हाट्स योर टेक? वो तो सुरखरू हो गए। मुझसे पूछ रहे हैं, जी आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी अरुण साहब, दोबारा दोहराएं, बीच में आवाज रुक गई थी, सवाल दोहराएं जरा। मैं सर ये कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज बवांगे दोहल कह दिया कि शरीफ खानदान ने बैंकों से 1 रुपया ही माफ नहीं कराया और हमने उल्टा बैंकों को वापस किए 5 अरब 22 करोड़। तो वो तो क्लियर हो गए सर, हम क्यों देखिए क्रिटिसाइज सर, कर रहे हैं? देखिए बात सुनिए, वो इख्तदार के बल पर उन्होंने हमेशा 71-4 में असासे उनके सारे ले लिए गए थे, उनके पास बहुत थोड़े एसेट्स थे। हुकूमत में आने के बाद 83 में जब वो वजीर ख़जाना बने उसके बाद उनका कारोबार फैला और कई सौ गुना फैल गया। ये हुकूमत में वो आए तो ये सर्टिफिकेट उन्हें मिले हैं, अगर वो हुकूमत में ना होते तो उन्हें ये सर्टिफिकेट कभी ना मिलते। अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। देखिए वो हुकूमत को कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक तरह का बिट्रेल है मुल्क के साथ। Right. मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद मेरे सामने तस्लीम किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसाक डार साहब तो ये ने किया कहा हुआ है। इतनी नहीं है, इससे कम। जी
और जी शहबाज अजीज सरदार साहब ने किया हुआ, अदालत में किया हुआ है, नाजायज पैसे कमाने का माना हुआ है जी। और ये ठीक कहा इफ्तिखार साहब ने कि सबका एहतसाब हो, हमसे भी पूछेंगे ये मकान कहां से बना है। लेकिन सर एक ब्रेक कोई अदारा है जो इसके अंदर किसी को पूछे? मसला ये है कि इन लोगों ने फ्रॉड किया, फ्रॉड नहीं किया, पाकिस्तान की अवाम ने पीएम इमरान को वोट दिया है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने बैंक का डिफॉल्ट किया है या पैसा बनाया। अच्छा वोट देने, एक मिनट यार, वोट देने से यह साबित हो जाता है कि कातिल नहीं है। सर ये साबित होता है, ये साबित होता है कि या तो अलग किया जाए, कौम की अक्सरियत ही ऐसी है, ये तो नहीं कह रहे जैसे हुक्मरान है। और ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी कौम के लिए इशू नहीं है इतना बड़ा। हुकूमत बनाने के लिए वोट, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कामरान हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया है या लूट मार के लिए दिया? सर ये तो आप कौम से पूछे ना, वो क्यों वोट देती है इन तमाम हकायक की मौजूदगी में? ये तो मुझसे सवाल मैंने वो अलग बहस है यार, राइट। बहस है। दुनिया आपने नहीं दिया होगा की अकाउंटेबिलिटी हारून साहब, आपने वोट नहीं दिया होगा, 1 करोड़ से ऊपर वोट तो मिला ना उनकी पार्टी को। लेकिन बहरहाल मैं एक ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक लेते यार दिया था ना, ठीक है, हुकूमत करने के लिए दिया था या लूट मार के लिए दिया था? राइट। इसलिए दिया था कि मंशा को बैंक दे दें, अपनी मर्जी के तरक्याती मंसूबे बनाए, मेट्रो बनाए, 250 रुपए की रेलवे मुजफ्फराबाद के लिए बनाए, 70 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान पे लगा दें, 10 अरब रुपए कराची को तोहफा दे दें। इनके बाप का माल है जो बिल्कुल ठीक है जी। ये आपका पॉइंट आ गया हारून साहब, एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने 12 बजे की डेडलाइन है, सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक रिक्वेजिशन नहीं भेजी कि रेंजर्स को रखना है मजीद सिंध के अंदर। सलीम बुखारी साहब, अगर ये क्विकली, उसके बाद एक और सवाल भी रहा है, अगर ये रिक्वेजिशन नहीं आज 12 बजे तक आती तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब या आप समझते नहीं आ जाएगी, अभी वैसे ही जरा स्टे ले रहे हैं, वज़ीर आला मशवरा कर रहे हैं बिलावल साहब? ये आज 12 बजे तक अगर रह गई कामरान खान तो आप गवर्नर रूल्स के ऐलान का इंतजार करें। हारून रशीद साहब ने गवर्नर सर कितना रूल लग सकता है? तो कौमी असम्बली से करारदाद पास होगी। हारून रशीद साहब देखिए, बात सुने, जब होने पर आएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। क्विकली जाऊंगा तो कौमी हारून साहब करवाना है इन्होंने अपनी हमाकतों में, अपनी हमाकतों से इन सियासतदानों ने वो तबाही लानी है इस मुल्क के अंदर जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है हारून रशीद साहब, आपका क्या टेक है अगर 12 बजे तक नहीं आती रिक्वेजिशन सिंध की, आप समझते आ जाएगी? वैसे टाइम ले रहे हैं। हारून रशीद साहब को आवाज आ रही है? हारून साहब को आवाज ही मेरे ख्याल से। इफ्तिखार साहब देखिए जी, मैं तो बिलीव करता हूँ अगर नहीं आती अकाउंटेबिलिटी में, सर, अगर नहीं आती रिक्वेजिशन तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब होने पर आएगा तो सब हो जाएगा। सलीम बुखारी साहब ने कहा, या आज सलीम बुखारी साहब ने इस प्रोग्राम में 2 बड़े ज़ूमैनी फिक्रे के हैं। एक ये फिक्रा उनका ज़ूमैनी है और एक कोई तो है जो निज़ाम हस्ती और चला एक रहा और है। फिक्रा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती कौन चला रहा है? ये सलीम बुखारी साहब अब मेरे ख्याल इस उम्र में बुखारी है ना, बुखारी है, बुखारी भी, और इस उम्र में मेरे ख्याल है तसव्वुफ की तरफ भी इनका रुझान हो गया। तो तसव्वुफ में ऐसी बातें की जाती हैं। नहीं, आप साहब कहे ना, इफ्तिखार साहब इजाजत देनी है सिंध गवर्नमेंट ने 100%। एक मिनट बुखारी, इसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये बुखारी साहब क्या कहा आपने? वो कह रहे हैं कि आप साहब कह रहे हैं कि सटिया गए। नहीं, सटिया नहीं है। देखो जी, बात यह है कि मैं मार्शल लॉ के खिलाफ हूं। मैंने मार्शल लॉ के खिलाफ मार खाई है, जेल काटी है, अपनी जिंदगी को तबाह किया है। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाए, वक्त खत्म हो रहा है, हारून लूट मार साहब कर रहे हो, फिर आप क्या को करेंगे? हारून साहब, अभी 12 बजे तक का टाइम है, लेकिन रेंजर्स के लिए रिक्वेजिशन नहीं भेजी वजीर आला ने। अगर ना आई तो आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान सिंध में क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, रिक्वेजिशन भेजेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। एक मिनट यार, बात तो करने दें यार। जी 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 जी। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं जनरल राहिल शरीफ से कि 16 महीने 15 महीने उनके बाकी हैं और आखिरी 7-8 महीने में कोई मेजर डिसीजन वो नहीं कर सकेंगे। आइन की हुदूद में रहते हुए कराची में अमन की बहाली के लिए और मुल्क में अमन के टेररिज्म के खिलाफ जो कुछ वो कर सकते हैं, वो इनके पास 7-8 महीने हैं, वो कर गुजरे। फिर वक्त नहीं होगा। मतलब वो क्या मशवरा दे रहे हैं? डिटेल तो बताएं आप, क्या कह रहे हैं? वो क्या कर ले वो मजीद? और डिटेल अब इस वक्त क्या डिटेल बताई जाए? प्रोग्राम आपका खत्म होने वाला है। अच्छा। डिटेल वो खुद समझते हैं, रिलक्टेंट नहीं होना। देखिए जी, हमने सब पे बात की, पॉलिटिशियंस पे, बिजनेसमैन पे, हर एक पे बात की, सहाफियों पे बात करनी चाहिए। मैं तो जनाब अपने एसेट्स डिक्लेयर कहता हूँ जी, आप एहतसाब करें, मुझसे स्टार्ट करें। प्रधान साहब आप भी करें, मेरा एहतसाब करें। मैं आज इस प्रोग्राम में बैठ के अपने आप को पेश करता हूँ एहतसाब के लिए कि मैं क्या कमाता हूँ, मेरे बैंक में बिल्कुल बैंक में कितने पैसे हैं और मैं पैसे कहाँ सलीम बुखारी साहब पूछ लेंगे, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, मेरा कहना शुरू मुझसे करें। आप शुरू कर दें, चलें, बस ठीक है। नहीं जनाब, वक्त खत्म हो गया। फिर आज के प्रोग्राम का अपनी फीडबैक्स आगाह करते रहिए, बड़े अहम इश्यूज हैं।
रेंजर्स के हवाले से उम्मीद है 12 बजे से पहले एक्सटेंशन मिल जाएगी उनको। और ये मामला कराची का है, कराची के अवाम का है, फौज वगैरह कोई मामला नहीं है। वो तो वहाँ अपनी जानों पे खेलने के लिए खड़े हुए सड़कों के ऊपर, उनका ये काम नहीं है क्योंकि हुकूमत नाअहल साबित हुई है, इसलिए रेंजर्स सड़कों पर है। तो वज़ीर आला सिंध को भी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मशवरा देंगे कि आप कर दें, यही बेहतरी है पाकिस्तान के लिए, कराची की कौम और कराची की अवाम के लिए। हमें नेक्स्ट टाइम तक इजाज़त दीजिए।